आंदोलन का और इस तरह से आक्रोश का और इस तरह से लाठीचार्ज का, इस तरह से कर्फ्यू का, फायरिंग का, ये हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो कई चीज़ें हमें नहीं मालूम थी कि भाई आपको किस तरह से आप अपने आप को भी सेफ रखना है, ये है। उससे थोड़ा सबक लिया। लेकिन उसके बाद दूसरी घटना जो थी, जो जिसमें मैंने कहा ना कि 2 बार मौत से साक्षात हुआ, तो पहला ये था। दूसरी घटना ये थी कि गन्ना दफ्तर के बाहर गन्ना समिति के चुनाव हो रहे थे। आंदोलनकारी उसका बहिष्कार कर रहे थे दिसंबर 95। तो ये था कि भाई चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव बहिष्कार का इनकी कॉल थी शुरू से हर चीज़। तो गन्ना समिति के चुनाव भी नहीं होने थे। शासन ने क्या किया कि जिन्होंने चुनाव लड़ना था, सब कुछ करना था, उनको रात में ही जो है वो उस दफ्तर के अंदर बिठा दिया। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनको सबको अंदर बिठा दिया। आंदोलनकारी सुबह 4 बजे विरोध के लिए पहुंचे तो पता चला कि वो तो प्रक्रिया भी, अधिकारी भी, जिन्होंने चुनाव कराने हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने, सब अंदर बैठे हैं। तो बाहर पूरा घेर लिया गया। सुबह से ही करीब 4-5 बजे से पूरा दफ्तर घेर लिया गया। MKP चौक के पास जो गन्ना समिति का दफ्तर था, पूरा घेर लिया गया। हम लोग भी सुबह पहुंच गए, 5 बजे मौके पे पहुंच गए। करते 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 प्रशासन की ये रणनीति कि धीरे धीरे ऐसा करो कि जब मैक्सिमम पत्रकार यहाँ से निकल जाएंगे तब कुछ करेंगे। करते करते मुझे आज भी याद है कि पहले हम करीब सुबह, मतलब ज़्यादा तो होते नहीं थे उसमें पत्रकार, 25-30 से ज़्यादा नहीं थे पूरे उसमें शहर में, तो 15-20 दोपहर तक थे। फिर करते 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 शाम भी, तो सबको लगा कुछ होना नहीं है। 3 लोग, शाम को केवल 3 लोग बच गए हम, एक अंतवाल जी, मैं और एक दर्शन सिंह रावत जी। बाकी सारे पत्रकार चले गए कि यार अब कुछ नहीं होना, चलो हो गया। करते करते जैसे ही दिसंबर का महीना था, मुझे याद है, हल्का हल्का शाम 5-5:30 अंधेरा शुरू होने जाता है। अल्टीमेटली बजे के आसपास CRPF और RF और इन सब की रणनीति बनी कि भैया ये लोग तो बाकी तो चले गए, ये नहीं जा रहे। कैमरा खाली मेरे पे ही था उस समय, कैमरे में मैं ही था। तो बाकी सब चले गए थे, 3-4 कैमरामैन तो ज़्यादा होते नहीं थे, वो भी सब चले गए थे। उन्होंने रणनीति बनाई कि भाई इनको उठाना तो है ही। तो उन्होंने कहा पहले इनको घेर लो ताकि ना तो फोटो हो पाए ना कोई कवरेज हो पाए। अब जब ये देखा कि यार ये तो जा ही नहीं रहे, उन्होंने फिर उस समय कौशल्य डबराल उसका नेतृत्व कर रही थी, मनोरमा सुनाओ, कौशल्य डबराल। हाँ, मनोरमा कौशल्य डबराल। तो उन्होंने पहले उनको उठाने की कोशिश करी, ये हुई। उसी में मैंने बल्कि वो फोटोग्राफ्स मैंने ही क्लिक करे थे। तो कौशल्य डबराल की जो बाद में डेथ हुई, उसी लाठीचार्ज के बाद, उसी दौरान उनके पेट में पुलिस वाले ने एक डंडा जो उनके पेट में घुसेड़ा, उसी से उनके अंदर जो चोट लगी, बाद में वो इन्फेक्शन हुआ। उससे कुछ महीने बाद मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, 6 महीने बाद गई थी। तो वही था। तो वो फोटोग्राफ्स केवल मेरे पे ही था, मैंने लिया। अच्छा, उस समय जो CEO करते थे, तमाम वहाँ पे जो इंचार्ज थे, उन्होंने देख लिया ये फ़ोटो क्लिक हो गया है। उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज शुरू करा। उसमें वहीं हमारी गाड़ी भी, जिस हीरो पुक की बात कर रहे वो वही थी, तो उसको ऐसे मारा गया, ऐसे करा गया जैसे सबसे बड़ा क्राइम इसी गाड़ी ने किया हो, पूरी तोड़ी। तो सब लोग भागे। तो उन्होंने, ये अंथवाल जी और रावत जी तो उस साइड भागे, मैं MKP चौक की तरफ खड़ा था। मतलब मैंने कहा भाई मुझे था नहीं, हम पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने चारों तरफ से धीरे धीरे आए वो RAF के, PSC के, इन्होंने मुझे घेर लिया और घेर के सारा गया कि जो है इसका कैमरा तोड़ो। और मैं समझ गया। तो बल्कि में कुछ आंदोलनकारी थे सामने, हाई का स्कूल हुआ करता जो आज की डेट में हेरिटेज हो गया है। तो कुछ आंदोलनकारी वहाँ भागे और उस गेट के अंदर घुस के गेट अंदर लॉक कर दिया। तो मैं उस साइड, जब मेरे पीछे में भागा तो उन्होंने मुझे जब देखा कि धक्का दे के बाहर निकल गया है, तो पीछे से उसने बट मारी, और जिसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क रहा कि अगर वो बट का पूरा ये पोर्शन पड़ता तो शायद मैं आज ना होता। वो बट का इतना सा पोर्शन लगा जो मेरे सर पे लगा और मुझे मतलब एकदम से बेहोश हो गया और मैं वहीं गिर गया। और मतलब उस दौरान तो गिरते गिरते मेरे दिमाग में ये था कि ये 100% मेरा कैमरा वो करेंगे, इन्हें फ़ोटोग्राफ डिलीट करना है मेरा किसी तरह से। उस समय चांस की बात थी कि मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा था वो अमूमन जो उस समय उस दौर में जो और हुआ करते थे उनसे थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंस कैसे था कि और उस समय जो कैमरे होते थे उनमें रील इधर लगती थी और जो एक्सपोज होती थी वो इधर रिमाइंड होती थी। इसमें क्या था कि सारी रील इधर चली जाती थी और जो एक्सपोज होती थी वो उस जो फिल्म होती थी उसके अंदर जाती थी, बाहर वाली जो है एक्सपोज होती थी, अंदर जाती वो एक्सपोज वाली होती थी। तो अंदर से आंदोलनकारी भी चिल्लाए ये मारा। तो वो जब मैं नीचे गिरा तो उन्होंने दोबारा से मारे, तब तक
करणपुर चौकी में एक दरोगा हुआ करते थे, नौतनदास हैं, नौतनदास नौतिंदर करके। नौतनदास हाँ। उसे आरा करते हैं करणपुर में। हाँ। करणपुर में नौतनदार। तो एकदम से वो आ गए, उन्होंने कहा, नहीं नहीं यार, तो अपना पत्रकार, क्योंकि आरएफ वाले तो उनका तो टारगेट था। तो फिर उन्होंने जो है वो करा। उससे पहले एक एलआई में भी थे, उनके भी लट पड़े थे। तो पर नौतन दास ने उस समय मुझे बचा लिया। इतनी देर में जब मैं नीचे गिरा तो बीच में नाली थी असल में। मैं जब बेहोश हुआ उससे गिरते गिरते, तो मैं समझ गया था। जब मैं खड़ा उठा 5 मिनट बाद, जब वो दरोगा जी आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये इसको नहीं। तो फिर आरएफ वालों ने कुछ नहीं करा। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम छोड़ तो देंगे, तो हमें अपना कैमरा दे। मैंने भाई कैमरे का आप क्या करोगे? क्या हमें रील डिस्ट्रॉय करनी है? तो मैंने कहा कैमरा खोला, बॉक्स में ये लो, ये लो, हो गए डिस्ट्रॉय? कि हाँ हो गए, बस छुट्टी। तो मेरी वो रणनीति वहाँ पे काम आ गई, क्योंकि जो एक्सपोज फिल्म थी वो मेरी सेफ हो गई थी, बॉक्स के उसके अंदर आ गई थी। जो अनएक्सपोज तो बाहर थी, तो उन्हें लगा कि पूरी रील ये आ गई, तो वो हो गया। फिर वो गए, पहले हॉस्पिटल गए हम लोग सब, वहाँ मेडिकल कराया था। मुकदमा जो आज की डेट में हमारे मित्र भी थे, डॉक्टर गुरपाल सिंह, हम स्वर्गवासी हो गए हैं, वो थे। फिर उन्होंने एक्सरे सब, उस समय एमआरआई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लेकिन सर पे चोट थी, सूजन आ गई थी सर पे, और ये हाथ में, इसमें आज भी दर्द है। तो उस समय उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा भाई एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा भाई एडमिट नहीं होऊंगा, क्योंकि एडमिट हुआ तो फिर घर वालों को पता चल जाएगा, तो कल से पत्रकारिता बंद हो जाएगी। घर वाले कहेंगे भैया इस तरह से मत करो। तो मैं एडमिट नहीं हुआ, वहाँ 2-3 घंटे रहे। फिर रात में ऑफिस गया। मैं ऑफिस में मैंने वो फिल्म एक्सपोज करके वो फ़ोटो, उस वक्त दून दर्पण में पहले पेज में एकमात्र वही फ़ोटो छपी थी, भाई कहीं नहीं छपी थी वो। और जो जिसकी ये बात कर रहे हैं वो घटना की, तो उसमें बड़ा मतलब मैं दर्शन सिंह रावत, और ये जब लास्ट में बच गए थे हम लोग, वहाँ पूरा दिन भर चलता रहा हम लोग। मतलब उस समय तो ये होता था खाना भी नहीं नसीब होता था, पूरे दिन भर ये रहता था हिले। हाँ, कोई हमारे हिलते ही लाठीचार्ज हो जाएगा। उसमें आज तो व्हाट्सएप पे है, सारी चीज़ें सुविधाएं हैं कि किसी ने भी क्लिक कर लिया। उस समय अगर इवेंट छूट गया तो मतलब वो कैमरामैन को तो बिल्कुल हिलना ही नहीं होता था। तो हम दिन भर रहे। अब वो सबसे पहले जो लाठीचार्ज की चपेट में नेगी जी नीचे की तरफ, हेरिटेज की तरफ दौड़ाते हुए ले गई पुलिस, आरएफ तो ये वॉक कवर कर रहे थे। तो मैं और दर्शन सिंह रावत हम ठीक उसके गेट के सामने थे। तो पुलिस वालों ने आते, आरएफ वालों ने, तो पहले तो सबसे पहले मेरे पड़े 2-3 पड़े। मैं पड़े तो मैं बचने के चक्कर में नीचे नाला था, वो नाले में गिर गया। उसके बाद ऊपर हड़बड़ाहट में वो रावत जी भी गिर गया। और फिर रावत जी, मतलब मेरे ऊपर रावत जी गिर गया। तो रावत जी की खूब पिटाई हुई। वो तो इत्तेफाक से जिनकी ये बात कर रहे हैं, चौकी इंचार्ज से नौतन दास शायद उस समय आरागरी या करणपुर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो इंचार्ज थे। तो वो आए, उन्होंने रावत जी के ऊपर एकदम बिल्कुल लेट के भाई ये पत्रकार है, तो उन्होंने बचाया। तो उसके बाद हम ही ने कहा उनको, नौतन दास जी को, हमने कहा नेगी जी भी थे, नेगी पता नहीं कहाँ दिख नहीं रहे। तब वो आए, फिर वो रावत जी और हम नेगी जी ढूंढ में, तो वो तब तक पहले आ गए थे। हमने कहा वो एमकेपी की तरफ भागा था। तो वो आए, तो तब तक इनको हमने देखा तो ये अपना ज़मीन पर एकदम औंधे मुँह गिरे हुए थे, और मतलब होश तो आ गया था उस समय तक। और तब किसी तरह ला के फिर हम लोग अस्पताल लाए। फिर मुकदमा भी उसमें दर्ज कराया था हम लोगों ने। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी कि मतलब उस समय तो जान हथेली पे थी। और केवल हमारी नहीं, जो जितने भी पत्रकारों ने, चाहे यहाँ से लेकर कुमाऊँ तक, जिन्होंने भी घटनाएं कवर करी हैं, तो बेसिकली हमारा ये रहता था कि कैमरा मैन जो भी थे, कैमरा जैसे हम पे था, तो ये रहता था, हमें ये रहता था, क्योंकि पुलिस की ये स्ट्रेटजी रहती थी कि भाई ये कैमरे वाले हटें तो लाठीचार्ज करो। और हमारा ये रहता था कि यार खड़े रहो, हम जब तक खड़े हैं तब तक हमारे आंदोलनकारी सेफ है, लाठीचार्ज नहीं होगा। तो अक्सर उनकी ये रणनीति रहती थी, और हमारी ये रणनीति थी किस तरह से। अब ये हमारे साथी मनमोहन शर्मा हैं, और ये अजय गुलाटी फोटोग्राफर होते थे, जिन्होंने बुक भी एक फोटोग्राफी को लेकर प्रकाशित की। तो वो अजय गुलाटी, रविंद्र बड़थवाल, राजू बंगवाल, ये तमाम लोग, मुजफ्फरनगर में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ है, इनकी आंखों के सामने हुआ। ये लोग रात को नारसन से और वहाँ तक जूझते रहे पूरा। तो वो अजय गुलाटी और ये अपना मनमोहन जी समय थे, ये उसको कवर कर रहे थे जोगियाला चौक पे। तो वो बताते हैं कि वहाँ मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि वहाँ मतलब बच के निकलना बड़ा मतलब वो था कि किस तरह से पत्रकार सही सलामत आ गया अपने घर, तो बहुत बड़ी बात थी। इतना बुरा हाल था। पुलिस तो मतलब फिर बिल्कुल, जब घटनाएं हुई तो उसके बाद पुलिस तो बिल्कुल एकदम बेकाबू थी उस समय। 94 की जो घटना हुई है उसका क्या मतलब प्रतिक्रिया रही है यहाँ पे देहरादून के अंदर में? क्या आप लोगों ने उसमें देखा जो ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ? हाँ, ये जो अभी हम बता रहे हैं, जो हादसा वगैरह, क्योंकि वो ऐसा घटनाक्रम था, उसके बाद मेरे ख्याल से पूरा डिसाइड हुआ कि भाई अब नहीं रहना। हाँ, अब हाँ, वो तो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। वो बेसिकली उसको मैं अभी कोई कुछ ही कह, लेकिन उसको मानता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था।
और राज्य, अलग राज्य के गठन में वो एक बहुत बड़ी मतलब उसकी भूमिका रही है। क्योंकि उसके बाद जो आंदोलन का स्वरूप हुआ, जो आंदोलन हुआ, मैं आज भी पता है, जो आज की डेट में जो एसपी वाला ये ऑफिस हुआ करता था, जो कंट्रोल रूम, अब तो वो बन गया वहाँ पे, लेकिन कंट्रोल रूम था, ये था, मतलब दूर दूर तक सिर ही सिर दिखते थे, सड़क कहीं नहीं दिखती थी, चारों तरफ ज़बरदस्त। मतलब पुलिस अधिकारी जितने थे यहाँ, जो COCT हो गए, SSP हो गए, SP हो गए, ये सब जो है, मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस आंदोलन में स्वरूप उन्होंने देखा कि हाँ क्या हो सकता है। बस सिर्फ ये है कि हिंसक आंदोलन जो नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ के लोगों की कह लो या यहाँ रहने वालों की, वो कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रवाद वाली जो भावना है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कि अदरवाइज तो पूरे आंदोलन को कोशिश हुई भटकाने की, कई नारे भी इस तरह के दिए गए, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रवाद की भावना वो आज भी है, तो उसका कहीं ना कहीं ये रहा है कि भाई आंदोलन ये भटका नहीं, इसने अपना रास्ता जो हथियार वाला था वो कभी उसको इख्तियार नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। ये दरअसल जो मुजफ्फरनगर कांड की आप बात कर रहे हैं, तो उस दिन हुआ क्या था कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना था रात को अखबार की तरफ से। तो ये हुआ था कि आप और नेगी जी चले जाओ। तो फिर वो खैर अजय गुलाटी हमारे साथी थे, वो गए, और रविंद्र बड़थवाल जी ने कहा कि चूँकि मेरे परिवार के भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो क्या मैं चले जाऊँ? तो मैंने कहा आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वहाँ चले गए। हम अगले दिन क्या था कि कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी जुलूस निकाला, जुलूस का आह्वान किया था, और उनका जुलूस निकलना था, यहाँ मॉरिशन चर्च है, इसके आसपास से शुरू होना था। तो मनमोहन शर्मा हमारे साथी थे, और हम लोग वहाँ गए चर्च। हमने कहा जरा उसको कवर करते हुए तब बाकी चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ से हम लोग आए, और फिर दोपहर का वक्त होगा, 12 के आसपास की बात होगी, और हम लोग गांधी पार्क के पास आए, तो हमें सामने से गणेश जोशी जी, जिनकी मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, ये आते हुए मिले। ये ऐसे, इनके साथ कोई और था। तो इन्होंने ये बताया कि वो शास्त्री जी के लड़के को गोली लग गई है मुजफ्फरनगर में। देवेंद्र शास्त्री जी यहाँ विधायक भी रहे पूरे पूर्व में, भाजपा के नेता थे बड़े वरिष्ठ। तो उनके बेटे को शायद ऐसी कुछ सुनने में आया कि वो छोटे मोटे लोग हैं, गोली वोली लगी है। उस समय चूँकि कोई साधन था ही नहीं कम्युनिकेशन का, ऐसा था नहीं। तो हमने कहा क्या करें। तो फिर हम दोनों, मैं और मनमोहन जी, हम सीधे फिर DIG ऑफिस गए। हमने कहा वहाँ कोई ना कोई सूचना होगी। अस्पताल गए, तो अस्पताल में भी उस समय तक कोई घायल आया नहीं था, दोनों अस्पताल। तो उसके सामने ही DIG ऑफिस होता था, शैलेंद्र सागर DIG होते थे उस समय। वहाँ गए, तो जब वहाँ गए तो वहाँ पता लगा सैकड़ों लोग वहाँ पहले से ही, नेगी जी भी वहाँ थे, हर्षवर्धन बावना हमारे साथी थे, अशोक मिश्रा जी होते थे, और जो इस गढ़वाल पोस्ट में। तो ये तमाम लोग वहाँ थे। रघुवीर सिंह थे, सरदार रघुवीर सिंह, दूरदर्पण में होते थे क्राइम रिपोर्टर। तो वहाँ देखा तो पता लगा कि वहाँ बड़ा कांड हो गया। तब हमें वहाँ जाकर DIG ऑफिस में पता लगा कि जब वो लोगों के बीच में हो गया, और बड़ा भयंकर आक्रोश लोगों में। अब वहाँ हमारा महिलाओं का जो क्रंदन था वो देखते हुए, मतलब हमारा इतना वो हो गया था कि हम लोग वहाँ मतलब लड़ने भिड़ने को तैयार हो रहे थे। बल्कि मुझे नेगी, और मुझे आज भी याद है, भावना जी ने धकियाया कि तू यहाँ भी कुछ कांड करवाएगा कि यहाँ जो है। तो POC वालों से हम वो हो रहे थे, भिड़ने लगे थे हम लोग। तो इतना ज़्यादा वो उस समय स्थिति खराब थी। तो खैर वो दोपहर बाद शाम होते होते वहाँ से फिर घायल आने शुरू हो गए थे देहरादून यहाँ। तो पता लगा कि कई यहाँ के पोलू, सबसे पहली खबर पोलू की आई थी, रविंद्र रावत पोलू, नेहरू कॉलोनी वाले। फिर कर्फ्यू झेला लोगों ने, बड़ा लंबा कर्फ्यू यहाँ चला। कर्फ्यू के दौरान का एक और भी जो किस्सा रहा है कि भाई शहर तो बंद रहता था, लोग निकल नहीं पाते थे, कवरेज हमें करनी होती थी। तो उस दौरान का भी ये रहा कि भाई हम दिन भर पहले कवरेज करते थे, और फिर कवरेज करने के बाद जो है हम लोग जो हैं अगले दिन सुबह उठ के अखबार भी बांट रहे हैं, जगह जगह लोगों को सूचनाएं देने के लिए। अखबार नहीं बंटने देती, अखबार नहीं बंटने देती थी। तो फिर हम लोग सुबह जो है रात भर कवरेज करते थे, और सुबह उठ के फिर जो है लोगों को गली मोहल्लों में जगह जगह जाके अखबार भी बांटने वाला काम करते थे। और जब हम निकलते थे तो लोग साइड से ऐसे देखते थे जैसे कहीं उसमें बस्ती में हाथी आता है, तो लोग नहीं देखते तमाशे, उस तरह से हम लोग वो देखते थे ये कैसे जा रहे, कौन है, क्या है। तो वो दौर भी था, वो भी इस आंदोलन के दौरान देखा। जो आंदोलन का हम कह सकते हैं जो पीक रहा, वो 94 से 96 तक रहा। 94 से 96 में जो ये अटल बिहारी जी वाला वो हुआ था, चुनाव वाला। बाद में फिर आंदोलनकारी चुनाव में भी चले गए। हालांकि उसके बाद जो आंदोलन मुख्य तौर पर रहा वो देहरादून में रहा। और इस मामले में मैं, कुछ भी लोग कहें, मैं इस मामले में जो लास्ट का जो दौर था, जो 2000 से पहले का, 99-98 के आसपास, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं इस मायने में मानता हूँ, जो हरीश रावत जी हैं, उनकी टीम थी, धीरेन्द्र प्रताप जी वगैरह, तमाम लोग, केशव उपाध्याय वगैरह, ये लोग, इन्होंने दिल्ली में जो आंदोलन को थोड़ा बहुत मतलब जिंदा रखा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से रखा किसी तरह से। और यहाँ भी मतलब हम लोगों ने जहाँ, अगर अब
उसको बायस होना भी कह सकते हैं कि जहाँ 10 आदमी होते थे वहाँ हम उसको 100 आदमी दिखाते थे। मैंने कहा ना वो पूरा मतलब जो किसी तरह जिंदा आंदोलन रखना का था। जो उसको किस तरह से जिंदा रखना है, लोगों की संख्या कम होनी, तो हमने पता लगी 100 नाम डाल दिए, तो अगले दिन अच्छा उसमें जो है 100 आदमी और आते थे कि यार हमारा भी नाम आएगा इसमें। तो इस तरह से भीड़ को जो है जुटाने के लिए भी पत्रकारों ने काम किए। 96 में स्थिति ये थी कि जो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं रहा, तो 6% वोटिंग हुई थी टिहरी में, जो है लोकसभा क्षेत्र के टिहरी जिले में, मतलब अपने बड़ौनी 26% या 6% शायद, वो उनके जो इलाका अपना क्षेत्र, तो मतलब उसका असर रहा। लेकिन वो जिस व्यापकता के साथ होना चाहिए, उसमें आंदोलनकारियों की तरफ से भी बहुत गलतियाँ उस समय हुई जो नेतृत्व कर रहे थे। तो जैसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिस एक तरफ हम कहते थे कि हम यूपी के साथ नहीं रहना, हमने क्या करा कि जो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव का हम लोगों ने बहिष्कार किया। मतलब हम उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम जो आंदोलनकारी नेतृत्वकारी शक्तियाँ थी, और जबकि उस समय पे जो स्थितियाँ थी, उस समय आंदोलनकारी ही चुनकर वहाँ जाने थे। सतपाल महाराज गए भी थे। सतपाल महाराज आंदोलन में थे जो उस समय, तो वो गए भी। यूकेडी भी बहुत बढ़िया यूकेडी की जो कॉल थी कि भाई चुनाव नहीं, जो चुनाव बहिष्कार उस समय यूकेडी नहीं किया, बहुत बड़ी उनकी पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि मिस्टेक थी। अगर उस समय चुनाव लड़ते तो 5 सांसद उनके होते, चार सांसद थे। और उसके बाद जो जिस चुनाव का हमें बहिष्कार करना था, यूपी विधानसभा, चूंकि हम उसमें जाना ही नहीं चाहते थे, वहाँ हमने जो है वो चुनाव लड़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे प्रदेश में भाजपा और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को गई थी उस समय पे। तो उस समय जो 22 सीटें थी उसमें 2 समाजवादी को और बाकी उसको गई। तो वो गलतियाँ हुई। जहाँ तक मीडिया की भूमिका रही, तो मीडिया की भूमिका यही नहीं, अब मीडिया के इस महीने में भी है कि जैसे वहाँ हमारा नैनीताल में है, नैनीताल में जो आंदोलन का शुरुआती पूरा दौर रहा तो वहाँ आपका जो ये क्या नाम उनका, शाहजी का नाम मैं भूल रहा हूँ, शाहजी हो गए, शेखर पाठक हो गए, डॉक्टर शेखर पाठक हो गए, और राजीव लोचन शाह, शाहजी हो गए, शेखर पाठक हो गए, आपका गिरदा हो गए। इन सब लोगों ने वहाँ जो है डेली का जो है बुलेटिन ये लोग वहाँ नैनीताल में चलाते थे लाउड स्पीकर लगा के, मुख्य खबरें पूरे प्रदेश की। तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन रहा कि भाई गढ़वाल मंडल में आज ये हुआ, प्रदेश में और जगहों ये हुआ। तो ये काफ़ी लंबा उनका सिलसिला चला। फिर जब कर्फ्यू लगा, तो कर्फ्यू के बाद आंदोलन प्रदेश भर में शिथिल हो गया था। बीच बीच में 1-2 घटनाएं हुई, जैसे तो 96 के बाद लगभग ख़त्म सा ही स्थिति थी। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि 2000 में, सन 2000 में ग्रीष्मकालीन जो सत्र हुआ था संसद का, तो हम लोगों को ये था कि जो है इसमें वो आ जाना है बजट सत्र में, शायद हमें ये था कि ये विधेयक आ जाएगा, विधेयक नहीं आया। तो अब हम लोगों को ये लगा, हमने कहा, मैं उस समय मसूरी में था खुद ही, तो हमने कहा यार क्या मतलब कुछ हुआ नहीं और कहीं कुछ होगा नहीं तो बड़ा मतलब गलत मैसेज आएगा। मसूरी ऐसी जगह है जहाँ से जो है पूरे देश को संदेश जाना चाहिए। तो मैं हो गया, हमारे प्रदीप भंडारी, सूरवीर भंडारी, विजयेंद्र पुनेरी, ये तमाम पत्रकार साथी थे। हम लोगों ने यार क्या करें, तो एक बोरी में कतरने भर के और एक पुतला टाइप का बनाया गया। अब चूँकि पत्रकार पुतला तो फूंक नहीं सकता था, हमने कहा कम से कम एक पुतला फूंकना प्रदर्शन का तो चला जाए मैसेज। तो देवी गोदियाल जी, एक केदार सिंह चौहान वगैरह, ये कई लोग थे, 10-15 लोग ये इकट्ठा करे। हमने कहा आप लोग पुतला फूंको, हम बैक से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो बाकायदा हमने इनसे जो है वो पिक्चर पैलेस चौक पे पुतला फूंकवाया, और उस पुतले का फिर वो खबर जो है पूरे उस समय के जितने भी मेन स्ट्रीम के अखबार थे उसमें छपी कि भाई ऐसे ऐसे मसूरी में जो है विरोध प्रदर्शन हुआ कि संसद में। तो इस तरह की घटनाएं भी मतलब मीडिया ने की। उस समय दरअसल क्या था कि इस समय जो मेन वो था डेस्क, वो मेन अखबार थे वो अमर उजाला और जागरण ही थे उस समय। हिंदुस्तान या ये तो बाद में आए हैं, सहारा वगैरह, सहारा भी था, सहारा से भी आती थी काफ़ी खबरें, सहारा उस समय छपता था। लेकिन अमर उजाला और जागरण ने इस आंदोलन को निश्चित तौर पर हवा दी, और हवा किस रूप में दी कि उसने सारी खबरों को एक जगह कंपाइल करते हुए पूरा पेज, फिर 2-2 पेज, 3-3 पेज जो है वो करना शुरू हुआ। और उसमें वहाँ डेस्क पे हुआ करते थे रमेश प्रसाद पुरी जी हो गए, आपके वो थे बीबी जोशी जी हो गए, आपके शंकर भाटिया जी, शंकर सिंह भाटिया हो गए, अमर उजाला वगैरह में थे। उधर वो खंडूरी जी थे, इनके खंडूरी जी वगैरह, ये लोग जागरण में थे। तो चूँकि पहाड़ के लोग पहाड़ की डेस्क पे ये बैठे थे, तो इन लोगों ने सब वो कंपाइल करना शुरू करा। तो उस समय होता ये था कि वहाँ कोई घटना हो रही है, वो मान लीजिए जोशीमठ में कोई घटना हुई, तो वहाँ से जो वहाँ का लोकल रिपोर्टर था वो उसको पैकेट बनाकर भेजता था। वो ऋषिकेश में दो ही उस समय जीप से ऋषिकेश आती थी कि एक तो फैक्स चलते थे, और जो अखबारों के उनमें थे वो अपना वहाँ कवरेज करी, लिखी खबर, और जो टैक्सी जाती थी उसी से वो मेरठ ऋषिकेश जाते थे, ऋषिकेश मेरठ माध्यम इस तरह चलती थी। और दूसरा केवल व्यवस्था ये थी कि जो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे उनसे लोग कंफर्म करते थे, उनसे आती थी। हम लोग का ये रहता था कि भाई बहुत बड़ी के सैटेलाइट, वो जो पुलिस के जो वो हैं वायरलेस हैं,
हम उन पर अपने कान और नजर गड़ाए रखते थे। पुलिस के वायरलेस सेट के इर्द गिर्द ही वायरलेस रहते सेट के इर्द गिर्द अपने आप को शो Local करते थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे कान वहाँ रहते थे कि भाई कहाँ क्या घटना हो रही, क्या हो रही, इस तरह से। फिर इंटेलिजेंस वाले जैसे काफी डीआईजी ऑफिस हो गया, तो मतलब ये रहता था कि भाई जो एसएसपी ऑफिस में रहेंगे तो जिले की मिलेगी, ऐसे डीआईजी ऑफिस में रहते थे, वहाँ फिट किए रहते थे अपने लोग कि भाई पता कर देना कि कहाँ गढ़वाल में क्या। तो वहाँ से सोच समझ लिया करते थे कि यार पौड़ी में ऐसा हो गया, चमोली में ऐसा हो गया, क्योंकि डीआईजी ऑफिस है तो उस जिले, क्योंकि डीआईजी कमांड करते थे, यहाँ कैंप ऑफिस हुआ करता था, तो वहाँ से सूचना आती थी। तो सूचना तंत्र को इस तरह से वो था, डेवलप किया हुआ है। इंटेलिजेंस वाले काफी मदद करते थे। हाँ, उसमें वो हमसे सूचनाएं लेते थे, बस पुष्टि उसकी हमसे करते थे, और हम लोग जो है, और कई बार ऐसा होता था कि हमें जहाँ भटकाना होता था उनको, तो हम उनको गलत सूचना भी देते थे कि भाई फलानी जगह ऐसा आंदोलन के सुनना है। दौरान तो बहुत ताकि वो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई कि भाई, लेकिन दिवाकर भट्ट का भी मैं यहाँ ये जिक्र ये इस मायने में करना चाहूँगा कि जब 96 में शुरू में आंदोलन 95 और 96 के एंड में और 96 के आसपास जहाँ आंदोलन शिथिल पड़ रहा था, उस समय तक शायद यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल डी बन गया था, दिवाकर करके अलग गुट हो गया था। तो इन लोगों ने आंदोलन को उस समय गति दी। जैसे कि आप श्रीरेंद्र टापू है, दिवाकर भट्ट वो व्यक्ति हैं कि जिनके नेतृत्व में पानी के टापू के बीच से, नदी के बीच से लेकर पहाड़ की चोटी तक आंदोलन हुआ। उन्होंने वहाँ पर बिठवाया अनशनकारी, श्रीरेंद्र टापू कांड हुआ, सारी चीज़ें घटनाक्रम हुआ। वो आंदोलन को एक उस समय से नया उबाल मिला। उसके बाद 96 में जो फरवरी का 95 के एंड में वो खुद वहाँ बैठे खेड़ पर्वत पे। मतलब वो स्थिति है, वो इतना दुर्गम पहाड़ था उस समय कि स्थिति ये थी कि वहाँ चढ़ना जो है डीएम और उनको कमिश्नर भी शायद, मंडलायुक्त को भी शायद वहाँ जाना पड़ा था, तो डीएम वगैरह को खुद वहाँ जाना पड़ा था और उनको वार्ता का न्योता इनको दिया गया। उसके बाद वार्ता वगैरह हुई। फिर वार्ता में जब छल हुआ, उसके बाद 96 में जो है, 96 में इन्हीं के यूकेडी के उस पर और कुछ ये उषा नेगी जी वगैरह ये तमाम लोग थे, इन लोगों ने मिलकर, और मतलब ये हुआ कि प्रदेश में कई जगह एक साथ अनशन हुए थे। वो माणिकनाथ गुफा में अनशन हुआ, यहाँ टपकेश्वर गुफा में अनशन हुआ, गुजापुरी में अनशन हुआ, जितनी भी ऊंची चोटियाँ या वैसे जगह थे ना आइडेंटिफाइड, वहाँ इन लोगों ने अनशन किया था पूरे प्रदेश में। तो उसने गति दी काफ़ी आंदोलन को। दूसरा इस मायने में मैं एक चीज़ और वो करना चाहूँगा कि जो यहाँ महिला शक्ति थी, महिलाओं का एक ग्रुप था कौशल अडबराल जी के नेतृत्व में, उसमें उषा नेगी थी, आशा बगोड़ा जी थी, राजेश्वरी परमार थी देहरादून की, कौशल अडवाल खुद थी, संतन रावत, उमाकांत जुगरान वगैरह, कई लोग थे, लड़के भी थे उसमें काफ़ी सारे, चंद्रकिरण राणा वगैरह। तो इन्होंने मतलब ये वो लोग रहे हैं कि जो प्रधान उस समय नरसिम्हा राव के होते, मतलब प्रधानमंत्री निवास तक इन लोगों ने घुसपैठ किए, वहाँ तक घुसे, वहाँ जाकर उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर ये लोग 26 संसद के अंदर इन्होंने हो हल्ला किया। इन्होंने जो है आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा बैनर लहराया। तो आक्रामक धारा भी इस पूरे आंदोलन में चलती रही, वो महिलाओं के स्तर पर भी चली, युवाओं के स्तर पर भी चली, लेकिन ओवरऑल जो पूरा आंदोलन रहा वो, जैसा इन्होंने कहा, एक तो हर घर से जो फौजी है हमारे यहाँ, तो उस वजह से बिगड़ा नहीं उसका रास्ता, और दूसरा जो बडोनी जी वगैरह का जो शांतिप्रिय नेतृत्व रहा, उसने इसको जो है भटकने नहीं दिया। तीसरी चीज़ एक और थी कि उस समय अगर आज की स्थितियाँ होती तो तब आपको इस स्टेट को बचा पाना बहुत मुश्किल होता, इस क्षेत्र को बचा पाना उग्रता की उससे, अगर आज जैसा सोशल मीडिया उस समय प्रभावी होता। क्योंकि यहाँ बहुत सारी, उसमें जो है मुझे याद है कि एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनका गनर था, वो चमोली ज़िले का था, तो वो इतना आक्रामक था कि वो मतलब उसने कहा मैं सारा जो है मतलब मुझे जाना पड़े तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उसको बड़ी मुश्किल समझाया बुझाया कि उसका ये कहना था कि मुझे ये पता लग रहा है कि वहाँ महिलाओं के साथ कुछ हुआ है, चमोली की महिलाओं के। तो तब उसको समझाया गया भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी अफवाहें कई तरह की आती हैं। तो कहने का मतलब ये जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजियाँ वहाँ हुई, वो दूसरे तीसरे दिन जाकर जो है पता लग पाया। पहले दिन मतलब लोगों तक जानकारी नहीं आ पाई, क्लियर ही नहीं हो रही थी चीज़ें कि क्या, मतलब इतना कम्युनिकेशन गैप था, तो संचार साधन ना होना। आज की स्थिति होती तो पूरा मतलब संभालना मुश्किल हो जाता सरकार। आंदोलन किस दिशा में चला गया, भटक चुका होता कब का।